पता है डीक्लटरिंग मुश्किल क्यों लगती है? क्योंकि सब बोलते हैं डीक्लटर बाय कैटेगरी। कपड़े अलग, बुक्स अलग, डॉक्यूमेंट्स अलग, किचन के आइटम्स अलग, वगैरह वगैरह। लेकिन सारी जो घर की चीज़ें होती हैं वो हर बार कैटेगरीज में फिट नहीं होती हैं। अब एक सूटकेस ट्रैवल के लिए भी होता है और स्टोरेज के लिए भी होता है। डाइनिंग टेबल कभी ऑफिस बन जाता है, कभी होमवर्क का स्टेशन और कभी बर्थडे डेकोरेशन की जगह बन जाता है। और कभी कभी तो वहाँ पे हम कपड़े भी फोल्ड कर लेते हैं। तो फिर ये किस कैटेगरी में आता है? ये डिसाइड करने में ही आधा हमारा डीक्लटरिंग का टाइम निकल जाता है। और ऑनेस्टली अगर घर ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको हर चीज़ की कैटेगरी डिफाइन करनी पड़ेगी ना, तो क्या हम घर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या फिर यूपीएससी का ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं? सो टुडे लेट अस कंप्लीटली चेंज द अप्रोच। कैटेगरी पहले नहीं, डिसीजन पहले लेंगे। और जब आपको एक बार ये सिस्टम समझ में आ जाएगा ना, आपको लिटरली वो चीज़ें भी डीक्लटर करना इजी लगेगा जो किसी कैटेगरी में फिट ही नहीं होती। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्चरिंग द माइंड्स। आज बात करेंगे कि जो पुराना मेथड है ना वो काम क्यों नहीं करता। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। डीक्लटरिंग और ऑर्गेनाइजिंग सेम चीज़ नहीं होती। ऑर्गेनाइजिंग का क्वेश्चन होता है जो मेरे पास है उसे मैं कहाँ रखूँ, और डीक्लटरिंग का क्वेश्चन होता है मेरे पास ये होना भी चाहिए या नहीं। और हम अक्सर दूसरा क्वेश्चन पूछे बिना ही पहले का सलूशन ढूंढने लगते हैं। इसीलिए हम कंटेनर्स खरीद लेते हैं, शेल्फ बनवा लेते हैं, डिवाइडर्स लगा देते हैं और फिर खुश हो जाते हैं कि घर ऑर्गेनाइज हो गया। लेकिन अगर अननेसेसरी चीज़ें अभी भी वही है ना, तो आपने क्लटर को तो सॉल्व ही नहीं किया, आपने बस क्लटर को बेटर पैकेजिंग दे दी। और आजकल के घरों में एक और प्रॉब्लम है। आज एक ऑब्जेक्ट का सिर्फ एक पर्पस नहीं होता, एक रूम का भी एक फंक्शन नहीं होता। और जब हमारी लाइफ्स फ्लेक्सिबल हो गई हैं, हमारी चीज़ें मल्टी फंक्शनल हो गई हैं, तो हम ऑर्गेनाइजेशन को अभी भी रिजिड कैटेगरीज में फिट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इसलिए आज का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। जब भी कोई रैंडम चीज़ आपके सामने आए ना, तो पहला क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि इसको कहाँ रखूं। पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि इसको रखना भी है। और उसके लिए मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगी। आपको हर आइटम पर 5 मिनट डिबेट नहीं करनी, बस ऑनेस्टली जवाब देना है। यानी कि डिसीजन फर्स्ट एंड कैटेगराइज लेटर। उसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि डू आई यूज इट रेगुलरली? क्या मैं इसे एक्चुअली यूज करती हूँ? और प्लीज कभी कभी को रेगुलरली मत बना देना। हम सबके पास ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो टेक्निकली बहुत यूजफुल हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम उनको यूज नहीं कर रहे अपनी लाइफ में। आपको किसी आइटम को रखने के लिए ये प्रूव नहीं करना कि वो कभी ना कभी तो काम में आ ही जाएगी ना। क्योंकि क्वेश्चन ये है कि क्या ये मेरी करंट लाइफ का पार्ट है? क्योंकि कभी कभी हम अपने प्रेजेंट को ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे होते, हम अपनी पुरानी लाइफस्टाइल को ही प्रिजर्व कर रहे होते हैं। कुछ चीज़ें घर में इतने सालों से हैं, उनकी एक्सपायरी नहीं हुई है, बस उनका पर्पस अब हमारे घर में पूरा हो चुका है। आपकी हॉबीज चेंज हो गई हैं, आपकी जॉब चेंज हो चुकी है, बच्चे बड़े हो गए हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है, लेकिन वो सामान वो वहीं का वहीं पड़ा है। आपकी लाइफ अपडेट हो गई है, लेकिन स्टोरेज का सॉफ्टवेयर अपडेट ही नहीं किया आपने। अब सेकंड क्वेश्चन इज इवन मोर पावरफुल। अगर ये चीज़ आज मेरे पास ना होती, क्या मैं इसे दोबारा खरीदूंगी? अब सीधी सी बात, पहले क्वेश्चन ये नहीं है कि मैंने इसके पैसे दिए थे, ना ही ये है कि एक्सपेंसिव था, ना ही ये है कि किसी ने ये गिफ्ट दिया था। सिंपली, वुड आई चूज दिस और बाय दिस अगेन टुडे? क्योंकि कई बार हम चीज़ें सिर्फ इसलिए नहीं रखती कि वो यूज़फुल है या हमें अच्छी लग रही हैं, सिर्फ इसलिए उनको रखते हैं अपने घर में क्योंकि हमने इनके पैसे दिए थे। लेकिन जो पैसा एक बार खर्च हो चुका है ना, वो वापस नहीं आने वाला। यानी कि अगर आप उस आइटम को घर में उम्र कैद की सजा देने वाले हैं, तो भी आपका पैसा रिकवर नहीं होने वाला। सो अपने आप से ये मत पूछिए कि इसका क्या करूं, मैंने इतने पैसे दिए थे। अपने आप से ये पूछिए कि अगर आज मैं शॉपिंग स्टोर में जाऊं, वहां पे खड़ी हूं, तो क्या मैं दोबारा इस चीज को खरीद के अपने घर लाऊंगी? मुझे इसकी जरूरत भी है? अगर आंसर ना है ना, तो ये आपके लिए बड़ी जरूरी इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इज इट रिप्लेसेबल? यानी कि अगर फ्यूचर में मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी, तो क्या मैं इसे रीजनेबली किसी और चीज़ से रिप्लेस कर सकती हूँ? ये क्वेश्चन स्पेशली वो जो जस्ट इन केस काम आ जाएगा वाले क्लटर के लिए बहुत यूज़फुल है। हम फ्यूचर की इमेजिनरी प्रॉब्लम को सोच के ना इतना डरते हैं कि प्रेजेंट में रियल स्पेस को सेक्रीफाइस कर देते हैं। पता नहीं कब काम में आ जाएगा, हो सकता है काम में आ जाए वो चीज़। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछिए, और अगर ये काम में नहीं आई तो? क्योंकि स्पेस भी एक रिसोर्स है,
और अगर कोई चीज़ इजीली अवेलेबल है, अफोर्डेबल है और जेन्युइनली रेयर नहीं है और ज़रूरत पड़ने पर आराम से मिल जाएगी, तो उसको सिर्फ डर की वजह से सालों तक स्टोर करके रखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि स्टोर में रखी रखी भी वो कई बार चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, सेंटिमेंटल आइटम्स, इमरजेंसी इसेंशियल्स या जेन्युइनली डिफ़िकल्ट टू रिप्लेस जो चीज़ें होती हैं ना, वो अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि डर को ऑटोमेटिकली स्टोरेज का रीजन मत बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4 इज, डज इट नीड टू स्टे इन दिस हाउस? ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि मुझे ये चीज़ रखनी चाहिए या नहीं, लेकिन कभी भी हम ये नहीं सोचते कि क्या ये मेरे घर से ज़्यादा किसी और की लाइफ को इम्प्रूव कर सकती है। कभी कभी हम किसी चीज़ को इसलिए होल्ड करके बैठे रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उसे निकालना मतलब उसकी वैल्यू ख़त्म कर देना, लेकिन रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट होती है। जब कोई यूज़फुल चीज़ सिर्फ शेल्फ पर पड़ी रहती है ना, तब उसकी वैल्यू रुक जाती है। लेकिन जब वही चीज़ किसी और की डेली लाइफ में यूज़ में आने लगती है, तब उसकी वैल्यू दोबारा शुरू हो जाती है। डीक्लटरिंग का मतलब सिर्फ चीज़ें कम करना नहीं होता, वैल्यू को वापस मूवमेंट में लाना भी होता है। और मुझे लगता है कि ये पर्सपेक्टिव ना बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, इसीलिए डीक्लटरिंग इतनी इमोशनल लगती है। अपने आप से ये मत पूछिए कि क्या ये यूज़फुल है, ये पूछिए कि किसके लिए यूज़फुल है। बिकॉज यूज़फुल और यूज़फुल टू मी दोनों में बहुत फ़र्क होता है। और पता है, ऐसे करने से डीक्लटरिंग सडनली वेस्टफुल फील होना बंद हो जाती है। आप चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, ना ही उसको घर से निकाल रहे हैं, आप सिर्फ उसकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन डिसाइड कर रहे हैं। अब 5th क्वेश्चन, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्या ये आइटम मेरे घर में परमानेंट स्पेस डिजर्व करती है? ध्यान दीजिए, मैंने स्पेस बोला है, स्पेस, क्योंकि घर की सबसे एक्सपेंसिव चीज़ फर्नीचर नहीं होती, स्पेस होती है। हर शेल्फ, हर ड्रॉर, हर कबर्ड एक रेंट दे रहा होता है, तो हर आइटम को अपना रेंट जस्टिफाई भी करना चाहिए। अगर कोई चीज़ सिर्फ जगह ले रही है लेकिन लाइफ को ईजी नहीं बना रही, कोई काम की नहीं है, तो शायद उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज़ ना आपके घर में फ्री में नहीं रहती, वो आपके घर का स्पेस रेंट पर लेती है। तो आप डिसाइड कीजिए कि उस चीज़ को आपने अपने घर की जगह रेंट पर देनी है या नहीं देनी है। अब डिसीजन लेने के बाद अब ऑर्गेनाइज करना बहुत इजी हो जाएगा। और यहाँ पर भी कैटेगरीज नहीं बनानी, बस 4 टेम्पररी जोन्स बनाइए। पहला है कीप, यानी कि जो जेन्युइनली यूजफुल है ना और आपकी करंट लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में कोई रोल प्ले कर रहा है, उसको रखना है। दूसरा है डोनेट या सेल, यानी कि जो अच्छी कंडीशन में है लेकिन आपके घर में उसकी ज़रूरत नहीं है, या तो उसको किसी को दे दीजिए या फिर किसी ऑनलाइन साइट पे अगर उसको बेच सकते हैं तो बेच दीजिए। तीसरा है रिसाइकल या फिर डिस्कार्ड, यानी कि ब्रोकन, एक्सपायर्ड या अनयूजेबल जो चीज़ें हैं ना, जो जेन्युइनली वर्थलेस हैं, बिल्कुल आपके काम की नहीं है, उनको या तो रिसाइकिल कर लीजिए या फिर डिस्कार्ड कर दीजिए। एंड फोर्थ इज अनश्योर, यानी कि पता नहीं कि इस सामान का करना क्या है। अनसर्टेनिटी भी एक वैलिड डिसीजन है, बस परमानेंट डिसीजन नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सबसे ऑनेस्ट बॉक्स है, क्योंकि हर डिसीजन को उसी दिन लेना ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक कंडीशन है, इस अनश्योर बॉक्स के साथ एक डेडलाइन रखिए, 30 डेज। अगर 30 दिन तक भी उस बॉक्स की याद नहीं आई ना, ग्रेट, अब आपको जवाब मिल चुका है कि करना क्या उस सामान के साथ। और अगर 30 दिन के बाद भी आपको डाउट है कि ये सामान रखना है या नहीं रखना है, तो डेडलाइन एक्सटेंड करने से पहले खुद से पूछिए, मैं इसे लूज़ करने से डर रहा हूँ या मुझे एक्चुअल में इन चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों में बहुत फ़र्क है। अब ऑर्गेनाइज कैसे करना है, यहाँ पर भी कैटेगराइज को थोड़ा साइड में ही रखिए। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी देखिए, जो चीज़ें डेली यूज़ होती हैं उन्हें ईजिएस्ट टू रीच लोकेशन दीजिए, जो वीकली यूज़ होती हैं उन्हें एक्सेसिबल रखिए लेकिन प्राइम स्पेस देना ज़रूरी नहीं है। और सीजनल आइटम्स, उन्हें ऐसी जगह क्यों रखें जहाँ पर आपको रोज़ उनके ऊपर टाइम खर्च करना पड़े। और जो जेन्युइनली रेयरली यूज़ होता है ना, वो डीप स्टोरेज में जा सकता है। बेसिकली प्राइम स्पेस शुड गो टू प्राइम यूज आइटम्स। आपके घर की ईजिएस्ट शेल्फ किसी ऐसी चीज़ को क्यों मिले जो साल में 2-3 बार ही बाहर आती है। कई बार हम क्या करते हैं, जो कपड़े बहुत फेवरेट होते हैं ना, उनको अपनी कबर्ड में स्पेशल जगह दे देते हैं, लेकिन जब वो यूज़ ही साल में ओकेजनली होने हैं तो उनको प्राइम स्पेस क्यों देनी है भाई। स्टोरेज भी तो रियल इस्टेट है ना।
जो रोज काम में आता है उसको फ्रंट रो मिलनी चाहिए। अब एक कॉन्सेप्ट जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, गिव एवरी आइटम अ होम, यानी कि कैटेगरीज नहीं, होम्स। किसी भी आइटम को कैटेगरी में डिफाइन करना ज़रूरी नहीं है, उसको बस एक परमानेंट घर मिल जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है ना कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करने के बाद एग्जैक्टली कहाँ वापस जाना है, कहाँ रखना है, तो ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल हो जाती है। क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड घर का सीक्रेट ये नहीं होता कि सब कुछ बहुत ब्यूटीफुली अरेंज्ड हो। सीक्रेट ये है कि पुटिंग समथिंग बैक शुड रिक्वायर ऑलमोस्ट नो थिंकिंग, क्योंकि हर चीज़ को पता है कि उसे वापस कहाँ जाना है। और अगर हर बार डिसाइड करना पड़ रहा है कि अब इसे कहाँ रखूँ, तो सिस्टम आपका कॉम्प्लिकेटेड है। और जो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स होते हैं ना, वो सर्वाइव नहीं करते, सिंपल सिस्टम्स करते हैं। अब कुछ ऐसी गलतियों की बात करते हैं जो डीक्लटरिंग को बहुत मुश्किल बना देती हैं। मिस्टेक नंबर 1 ये है कि बाइंग ऑर्गेनाइजर्स टू अर्ली। डीक्लटरिंग करने से पहले ऑर्गेनाइजर खरीद लेते हैं आप। पहले डिसाइड तो कीजिए कि रखना क्या है, फिर देखिए कि कितना रह गया, उसके बाद स्टोरेज का सलूशन ढूंढिए। माय डियर फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजर खरीदना डीक्लटरिंग नहीं है, ये क्लटर को बस वीआईपी ट्रीटमेंट देने जैसा है। बास्केट उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगी, वो बस उस क्लटर को थोड़ा सुंदर बना देगी। अगर आपने ज़्यादा बास्केट ले ली और आपके पास बच गई है बास्केट, तो आप क्या सोचते हैं, ये बास्केट तो खाली लग रही है, चलो इसमें कुछ रख देते हैं, रखना तो पड़ेगा ही। एंड कंग्रेचुलेशंस, अब बास्केट भी क्लटर क्रिएट करने लगी है। ऑर्गेनाइजर का काम यूजफुल थिंग्स को अरेंज करना होता है, अननेसेसरी चीज़ों को जस्टिफाई करना नहीं। दूसरी गलती, हर चीज़ की माइक्रो कैटेगरी बना देना। टी शर्ट अरेंज करने के टाइम टी शर्ट्स के अंदर हम क्या कैटेगरी बनाते हैं, कैजुअल टी शर्ट्स अलग, दूसरी टी शर्ट्स अलग। कैजुअल टी शर्ट्स के अंदर घर पहनने वाले टी शर्ट, और घर पहनने वाले टी शर्ट्स के अंदर ये गर्मियों वाली टी शर्ट। बस करो, एक पॉइंट के बाद ऑर्गेनाइजेशन भी हेल्प नहीं करने वाली है ऐसे। जितनी ज़्यादा कैटेगरीज बनाओगे ना, उतना ज़्यादा मेंटेनेंस बढ़ जाएगा आपका। ऑर्गेनाइजेशन खुद एक जॉब बन जाती है ऐसे करने से। बेस्ट सिस्टम वो नहीं होते जो बहुत सोफिस्टिकेटेड लगते हैं, बेस्ट सिस्टम वो होते हैं जिनको आप और आपकी फैमिली एक्चुअली में मेंटेन कर पाएं। अब तीसरी गलती, एक संडे को डिसाइड करते हैं कि आज पूरा घर डीक्लटर करेंगे, आज तो सफाई कर देंगे, चमका देंगे पूरे घर को। प्लीज़ अपने आप को पनिशमेंट मत दीजिए। डीक्लटरिंग मैराथन रेस नहीं है जिसको एक दिन में ही ख़त्म करना है। एक मैनेजेबल एरिया चूज़ कीजिए, उसको पूरा कीजिए और फिर उसके बाद आगे बढ़िए। बिकॉज अगर आप आधा काम ख़त्म कर देते हैं डीक्लटरिंग का और उसको आधा बीच में ही छोड़ देते हैं, उसके बाद एक तरीके से आपने और ज़्यादा मेस क्रिएट कर दी, उसको सॉल्व नहीं किया। फिर मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है ऐसे करने से कि जब आधा काम हुआ आधा बीच में ही रह गया। छोटे डिसीजन लीजिए, विजिबल प्रोग्रेस कीजिए और इस चीज़ को रिपीट करते रहिए। एंड फोर्थ मिस्टेक इज़ जस्ट इन केस वाला ट्रैप। जस्ट इन केस यानी कि कभी ना कभी तो काम में आ ही जाएगा। ये जो लाइन है ना, बड़ी हार्मलेस लगती है, लेकिन इसी के नाम पर हम बहुत सारा स्पेस परमानेंटली रिजर्व करके रख देते हैं उन चीज़ों के साथ। वो चीज़ें, वो प्रॉब्लम्स जो कभी हुई ही नहीं, वो चीज़ें पता नहीं हमारे काम आएंगी या नहीं। सो नेक्स्ट टाइम जब आपको और लगे ना कि मैं यही बोल रहा हूँ कि रख लेते हैं, कभी तो काम में आ ही जाएगा, पॉज और अपने आप से पूछिए, कभी कितनी बार काम आएगा, कब काम आएगा, और अगर नहीं आया तो आपको ना हर पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन के लिए अपने घर को स्टोर रूम बनाने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आपका घर ट्रेडिशनल डीक्लटरिंग कैटेगरीज में फिट नहीं होता ना, वेरी गुड, उसे फिट करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको परफेक्ट कैटेगरीज नहीं चाहिए, आपको बेटर डिसीजंस लेने आने चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली डीक्लटरिंग का गोल ये नहीं है कि आपके घर में हर चीज़ एक ब्यूटीफुल लेबल के अंदर आ जाए। हमारा गोल ये है कि रोज़ की लाइफ को हल्का बनाना है। आपको बस पता हो क्या रहना है, क्या जाना है, और जो रह गया है वो कहाँ जाना है, दैट्स इट। और जब हर चीज़ की एक पर्पस होगी आपके घर में और एक परमानेंट घर होगा, तब घर सिर्फ ऑर्गेनाइज नहीं लगता, घर सांस लेता हुआ फील होता है। और मेरे ख्याल से शायद यही एक्चुअल डीक्लटरिंग है। और अगर आपको लगता है ना कि आपने डीक्लटर तो कर लिया, लेकिन कुछ वीक्स के बाद ये फिर से वैसा का वैसा मैसी हो जाता है, तो प्रॉब्लम शायद डीक्लटरिंग की नहीं है, सिस्टम्स को मेंटेन करने की है। और उसके लिए जो मेथड काम करता है ना, वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत खुश रहिए। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।